गरीब बेटे का सरप्राइज गिफ्ट। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड में सब स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट्स देख रहे थे। जो पास हो गए वो खुश हो रहे थे और जो फेल हो गए वो उदास थे। हे हे, मैं 3rd क्लास में पास हो गया। हे हे कह के चिल्लाने लगा, अरे मुझे फर्स्ट क्लास मिला है, आई एम सो हैप्पी यार। ए मनीष, हमारे सारे बच्चे में अकेला तू ही है जो फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। चलो बढ़िया सब पार्टी देना यार। क्या पार्टी दूं? अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अपने पिताजी से मांगू तो भी नहीं मिलेगा मुझे। सॉरी फ्रेंड्स, एक काम करो, तुम सब मेरे घर आओ, अच्छा खाना खिलाऊंगा। उसके लिए मेरे पिताजी मना नहीं करेंगे। क्यों रे, तेरे घर आएंगे तो तू खाना खिलाएगा? तूने हमें क्या भिखारी समझ रखा है? तूने बड़े प्यार से समझा दिया हमें कि तुम्हारे पिताजी कंजूस हैं। बात बताना यार, तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हें कोई चीज खरीद के दिया है? अरे इतने पैसे वाले करोड़पति हैं, लेकिन क्या फायदा। पर मेरे पिताजी एक मामूली ऑटो ड्राइवर हैं, पर मैं जो भी मांगता हूँ वो मुझे खरीद कर देते हैं। मैं समझता था कि मैं पास नहीं होऊंगा, लेकिन पास हो गया। यही मेरे लिए खुशी की बात है। अगर ये बात मेरे पिताजी सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। अरे अगर ये नहीं देगा तो क्या, मैं पार्टी दूंगा। दोस्तों, फ्रेंड्स, सब पैराडाइज बिरयानी सेंटर पहुंच जाओ, मैं अपने पिताजी से मांगकर पैसे लेके आता हूँ। ये सुनकर ललित अपमानित महसूस हुआ। यूं वो जो भी अपने पिताजी से मांगता, पिताजी मना कर देते। बेटा, तुम मुझे खामखा परेशान ना करो। मुझे यूं पैसे फूंकना अच्छा नहीं लगता। उसके बारे में अगले साल सोचेंगे, तब तक जो है उसी से काम चला लो। ये सुनकर ललित को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मनीष के पिताजी पैसे देकर उसकी फरमाइश पूरी करते। अरे बेटा, तू कह रहा था ना कि फोन का नया मॉडल आया है और तुम खरीदना चाहते हो। ये लो बेटा, पैसे खरीद लो। बेटे, अगली बार तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पहले ही बता दो, पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अचानक कहने से मुझे परेशानी होती है बेटा। डैडी, मुझे एक नया बाइक खरीद कर दो, स्पोर्ट्स बाइक। ये पुराने बाइक से मैं तंग आ गया हूँ। हाँ, वो 1.5 लाख तक का होगा पिताजी, प्लीज मुझे खरीद के दो ना। 1.5 लाख? बेटा, 1.5 लाख रुपए जुटाने में टाइम लग जाएगा, तब तक तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। मनीष ने ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। बाद में माँ, क्यों जी, ये 1.5 लाख रुपए लाओगे कहाँ से? पहले ही इसके लिए आपने बहुत उधार किया हुआ है। वो सब कर्जे कैसे चुकाओगे आप? तुम्हारी जो कमाई है और तुम जो कर्जा उठा रहे हो, उसका कोई हिसाब किताब है? अरे पैसे बेटे से ज्यादा है क्या? पढ़ने वाले बच्चे की बहुत सारी जरूरतें होती हैं। ये बात तुम नहीं समझोगी। एक बाप होने के नाते बेटे की फरमाइश पूरी करना मेरा फर्ज है। मैंने उसे कह दिया है कि बाइक खरीदने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन परसों उसका जन्मदिन है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसे सरप्राइज गिफ्ट बाइक खरीद कर दे दूँ। तुम क्या कहती हो? ये सुनकर उसकी पत्नी ने सिर पकड़ लिया। ललित के पिताजी एक दिन साइकिल पर घर आए। वो ललित से, बेटा, तुम कह रहे थे ना कि कॉलेज तक पैदल चलने में तुम्हें तकलीफ होती है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आया हूँ, तुम इसे चला लो बेटा। अगर मैं साइकिल चलाते हुए कॉलेज गया, मेरे इज्जत का फलूदा हो जाएगा पिताजी। इससे बेहतर है पैदल जाना। आप जानते हो, वो मनीष स्पोर्ट्स बाइक खरीदने वाला है और एक आप हैं। इतने पैसे होते हुए भी मुझे एक सस्ता सा साइकिल खरीद कर देते हैं। अरे पिताजी, लगता है आप इस जन्म में नहीं बदलने वाले, कहकर रूठ कर वहाँ से चला गया। मनीष के जन्मदिन के अवसर पर उसके पिताजी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधा और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीष। बेटा मनीष, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ बाहर, कहकर उसे पैदल लेकर गया। घर के बाहर जाकर आंखों से पट्टी निकालकर देखा तो उसके सामने एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ा था। उसे देखकर मनीष ने अपने पिताजी को गले लगा लिया। वाओ, थैंक यू डैड, थैंक यू डैड, आई लव यू। ललित साइकिल पर कॉलेज के लिए रवाना हुआ। मनीष अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। बाद में बाइक पर तेजी से जाने लगा। उसके स्पीड को देखकर ललित दंग रह गया। यूं मनीष तेजी से जाकर एक लॉरी से टकराया और नीचे गिर गया। पुलिस, ललित और उसके दोस्तों ने मिलकर मनीष को अस्पताल में दाखिल कराया। ये खबर सुनकर ललित के पिताजी भी वहां पहुंचे। मनीष के माँ बाप भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे।
एक तो तेजी से गाड़ी चला रहा था, ऊपर से खूब शराब पी रखी थी इसने, इसी के कारण एक्सीडेंट हुआ। ये तो भगवान का शुक्र है कि इसकी जान बच गई। क्यों भाई, तुम इस लड़के के बाप हो? क्या तुम नहीं जानते कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? इसके खिलाफ ड्रंकन ड्राइविंग का केस भी बुक किया है हमने। इसके पास जब लाइसेंस नहीं है तो तुमने इसे स्पोर्ट्स बाइक खरीद के क्यों दिया? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अकल है कि नहीं? एसआई साहब, मेरे पिताजी भोले हैं, मैंने उनसे झूठ बोला था कि मेरे पास लाइसेंस है। सॉरी डैडी। तुम्हारे बेटे के जन्मदिन के अवसर पर ऐसा हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका तुम बुरा ना मानना। बच्चों की इच्छा पूरा करना माँ बाप का फर्ज है, ये तो सही है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो इच्छाएं क्या हैं और कहाँ तक सही हैं। तुम अपने बेटे के नजर पर हीरो बनना चाहते थे तो वो जो भी मांग रहा था उसे तुम खरीद कर दे रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि किस चीज की जरूरत है और क्या जरूरी नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि वो मुझे कंजूस समझने लगा, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है इस बात का। अगर मैं चाहूँ तो उसे स्पोर्ट्स बाइक तो क्या, स्पोर्ट्स कार भी खरीद कर दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कितना खतरा हो सकता है। मेरी राय ये है कि उधार करके बच्चों की इच्छा पूरी करना गलत है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर मनीष के पिताजी का ज्ञानोदय हुआ। मनीष में भी बदलाव आया। ललित को भी एहसास हुआ कि उसने अपने पिताजी को गलत समझा था। गरीब का घर। चिमटी नाम के गांव के बीचों बीच एक जगह पर 5 गरीब परिवार 5 झोपड़ियां बनाकर वहीं रहते थे। एक दिन उनके झोपड़ियों के पास एक धनवान अपने कार में आया। वो उन झोपड़ी वालों से, देखो, मेरा नाम नानाजी है, मैं गांव गांव जाकर गरीबों की मदद करता हूँ। मैंने आप लोगों को इन झोपड़ियों में तकलीफ उठाते हुए देखा तो मैं आपके पास आ गया। तब उन झोपड़ी वालों में से करमचंद नाम का बूढ़ा, ये बात है बेटा, बहुत बहुत खुशी हुई। जब भी आंधी तूफान या बारिश हो हमें दोबारा झोपड़ी बनाना पड़ता है। ये नेता लोग आते हैं हमेशा इलेक्शन के टाइम पर और कहते हैं कि आप लोगों का घर पक्का कर देंगे और फिर वोट लेकर चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते बेटा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ चाचा। मैंने इस मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग कराया है। एक वक्त था जब यहाँ पर एक झील था, इसलिए यहाँ पर घर बनाए भी तो भी नहीं टिकेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के बाहर जो मेरी जमीन है वहाँ पर आप लोगों के लिए एक बिल्कुल पक्का घर बना कर दूं। वो सरकारी घरों की तरह सस्ते नहीं होंगी। फ्लाईओवर में इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे स्टील और सीमेंट से बनवाऊंगा। इतना ही नहीं, आप लोगों के घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी भी होगा। पता है, तूफान तो क्या, सुनामी भी आए तब भी इसे कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो इस कागज पर दस्तखत करें। मैं इस जगह पर टेंट लगवाकर गरीबों के लिए अन्नदान का प्रोग्राम बना रहा हूँ। बस। उन लोगों ने खुशी खुशी उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। कुछ दिनों बाद नाना जी उन्हें गांव के बाहर ले गया। वहां देखा तो बड़े बड़े सीमेंट के पाइप्स थे। वो दंग रह गए। ये क्या बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम तो, और अब हमें ये पाइपलाइन दिखा रहे हो। हाँ, जैसे मैंने कहा था वैसे ही तो है। देखिए कितना मजबूत है। आपको दोनों तरफ से हवा चलती रहेगी। फुल्ली एयर कंडीशनड है। ठंड लगे तो कपड़े से बंद कर देना बस। आप लोग अपने घर के छतों को भी मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े सुखा सकते हैं, मछलियाँ सुखा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा काका। एंजॉय करो, कहकर चला गया। वे समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। लाचार होकर उन्हें उन पाइपों में ही रहना पड़ा। वहीं पर खाना बनाते थे और वहीं पर सोते थे। नाना जी ने उस जब्त किए हुए जमीन पर एक बहुत बड़ी हवेली बनाया। कुछ दिनों बाद नाना जी अपने कार में उन पाइप वाले घरों के पास से गुजर रहा था। उन पाइपों के पास बच्चे सुनहरे रंग के कंकड़ों के साथ खेल रहे थे। ये देखकर नाना जी, ये क्या, ये तो सोने के पत्थर दिखते हैं पर इन्हें कहां से सोना मिलने वाला है, यूं सोचकर वहां से चला गया। अगले दिन एक व्यक्ति सूट पहनकर नाना जी के घर पहुंचा। वो नाना जी से, मेरा नाम श्याम संग है, मैं गोल्ड माइनिंग करता हूँ। ऊपर आकाश में मेरा सैटेलाइट दुनिया भर का चक्कर लगाते हुए ये देखता रहता है कि सोने का खान कहाँ है। मेरे सैटेलाइट मैप द्वारा पता चला है कि इस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सोने का खान है। ये देखिए, कहकर उसे मैप दिखाया। अरे ये तो मेरी जमीन है, ये किसी काम का नहीं है। ये सोचकर मैंने कुछ गरीबों के पल्ले इसे बांध दिया और उनसे ये जमीन लेकर यहाँ पे मैंने घर बना लिया। ओह, तो फिर जाकर मैं उनसे मिलता हूँ। अब वो गरीब बहुत लकी फेलोज हैं, बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं, कहकर जाने लगा।
भाई ना जाओ, वो जमीन में वापस ले लूंगा उनसे। हम दोनों मिलकर उसमें गोल्ड माइनिंग करेंगे और 50-50 बांट लेंगे। मना ना करना प्लीज। ठीक है, पर बिना सरकार के इजाजत के माइनिंग करना हो तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट मंगवाना होगा। उसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर तुम 5 करोड़ रुपए दोगे तो मैं जाकर उन्हें खरीद लूंगा। तब तक उस जमीन को अपने नाम कर लेना। नाना जी ने अपने पास पड़े पैसे, अपने जमीन जायदाद सब बेचकर उसे पैसे दिए। बाद में नाना जी उन पाइपों के पास गया। नाना जी उनसे, देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। कल रात मेरे सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि तुम अपने पापों को धो डालो, इसीलिए मैं अपनी हवेली आप लोगों के नाम कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ खुशी खुशी रहिए। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इन्हीं पाइपों में गुजारूंगा। ये भगवान की आज्ञा है, आप लोग मना ना करें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। वे सब मान गए। फिर वो लोग सब उस हवेली में चले गए। नाना जी उन पाइपों में रहने लगा। दिन बीतने लगे पर श्याम संग का कोई अता पता नहीं था। नाना जी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी तो वो भूखा वहां सोने लगा। कुछ दिनों बाद श्याम संग उस हवेली के पास पहुंचा। शाबाश बेटा श्यामचंद, तुम मुंबई सिनेमा में एक्टिंग करने के लिए गए तो मैंने सोचा पता नहीं तुम क्या करोगे, पर तुम तो वाकई एक बहुत बढ़िया एक्टर निकले। उस नाना जी को अच्छा सबक सिखाया। अब उसके सपने में जैसे भगवान ने कहा वो जिंदगी भर उन्हीं पाइपों में गुजारा करेगा। अब तुम कुछ सालों के लिए इस गांव में ना आओ बेटा, अब बाकी हम सब संभाल लेंगे। सबने श्यामचंद की खूब प्रशंसा की। नाना जी से लिए हुए पैसों से करमचंद ने आसपास के गांव में गरीबों के लिए पक्का घर बनवाया। यहाँ नाना जी श्याम संग की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन नाना जी को वहाँ एक सोने का कंकड़ दिखाई दिया। उसे उठाया और घिसकर देखा। उसका रंग छूटा और वो एक मामूली पत्थर में बदल गया। बस नाना जी बेहोश हो गया। बाद में उसे पागल खाने में भेज दिया गया।